हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में हम आपको पता ही है बिज़नेस स्टडी में है और बिज़नेस स्टडी में हम स्टाफिंग कर रहे हैं। तो स्टाफिंग में हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो पूरा रिक्रूटमेंट का टॉपिक किया था कि रिक्रूटमेंट में दो तरीके से रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस को हम पूरा करते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को हमने सीखा था, जिसमें हमने इंटरनल सोर्स एक वीडियो के थ्रू सीखा था और एक्सटर्नल जो सोर्स हैं वो दूसरी वीडियो के थ्रू सीखा था। तो ये हमारी लास्ट क्लास का मैटर था। ये अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे बना हुआ है इसके, जब आप उस आइकन को क्लिक करते हो ऊपर नीचे करने वाले को, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में ये मेरी सारी वीडियो जितनी भी आज तक की हैं उन सब वीडियो के लिंक आ जाते हैं, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को देख सकते हैं। आज हम अपनी स्टाफिंग के एक और अहम पार्ट, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं वो आस्पेक्ट कर रहे हैं कि स्टाफिंग के आस्पेक्ट क्या हैं, तो एक नया आस्पेक्ट आज शुरू करते हैं। पहला रिक्रूटमेंट था जो हमने कर लिया, तो आज हम सेकेंड आस्पेक्ट को करेंगे। सेकेंड आस्पेक्ट जो है वो सिलेक्शन है। तो आज का जो हमारी ये क्लास है ये सिलेक्शन के ऊपर है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास वीडियो टाइमली आती रहे। वीडियो पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और मैं अपनी वीडियो को और अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकूँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि सिलेक्शन एक आस्पेक्ट के रूप में क्या है। तो शुरुआत करते हैं सिलेक्शन की। ये सेकंड आस्पेक्ट है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका था कि तो हम देखते हैं कि सिलेक्शन हमारे लिए एज एन आस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें हम क्या क्या करते हैं और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के कैसे हेल्पफुल रहता है। शुरुआत करते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and choosing best person out of number prospective candidate for a job। अभी prospective candidate कहाँ से आए होंगे? ये सब आए होंगे हमारे रिक्रूटमेंट से, क्योंकि रिक्रूटमेंट में ही हमने इन prospective candidate से एप्लीकेशन मंगाई थी। तो अब जो वो रिक्रूटमेंट से हमें एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनके बेस पर हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और फिर चूज़ करेंगे जो भी हमारा बेस्ट पर्सन हमारी जॉब के लिए सूट करता है उसको। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट की में से प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को हम उसमें से बेस्ट को चुनते हैं। टुवर्ड्स दिस पर्पस, मतलब कि सिलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। डिपेंड करता है कि उसकी पोस्ट कैसी है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उसके हिसाब से टेस्टों की जो संख्या है वो निश्चित की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उस पूरी सीरीज़ को जो भी उस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नेसेसरी है उसके थ्रू कैंडिडेट को गुजरना होता है। वो अभी हम देखेंगे वो सीरीज़ क्या क्या है, वो टेस्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं। हर स्टेज पर, जो भी स्टेज आएंगी हमारी, हर स्टेज पर कुछ कैंडिडेट एलिमिनेटेड हो जाएंगे क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते होंगे, और कुछ जो है आगे निकल जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। जब तक हमें सही व्यक्ति नहीं मिल जाता, जब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, तो ये कहलाता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में एक प्रोसेस के थ्रू हम बेस्ट जो अवेलेबिलिटी है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में से उसको चूज़ किया जाता है। चलते हैं आगे। तो वो जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसको देखते हैं कि वो प्रोसेस कैसे चलती है, वो प्रक्रिया क्या है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो एप्लीकेशन हमारे पास रिक्रूटमेंट के थ्रू आई हैं हम उनको पहले स्क्रीनिंग करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसी कितनी एप्लीकेशन है जो हमारे लिए सूट करती है, हमारी जो जॉब की डिस्क्रिप्शन थी उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को पूरा करती है, जो हम चाहते हैं वो है। तो वो सबसे पहले हम चूज़ करते हैं इसके अंदर। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड, मतलब कि जो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते या जो अनफिट हैं उस
पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उनको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। किस बेस पर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है। तो आप ये समझिए कि कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरे तो वो इंफॉर्मेशन दे जिसके बेस पर एक कंपनी ये डिसाइड कर पाए कि ये हमारे लिए सूट करते हैं या नहीं सूट करते। तो कई कैंडिडेट सिर्फ इसी के बेस पर अनक्वालिफाइड हो जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी थी वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा नहीं करती। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जब उनके पास ज़्यादा नंबर में एप्लीकेशन आ जाती है, मतलब कि ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं 10 टाइम या 15 टाइम या कुछ और भी हो सकता है, जितनी वेकेंट पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ अगले नेक्स्ट स्टेज पर ले जाते हैं। मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में उस जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनको लिमिट कर देते हैं 10 टाइम्स या 15 टाइम, या कोई और भी 5 टाइम भी कर सकते हैं, 20 टाइम भी कर सकते हैं। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्योंकि देखो अगर आप मान लिया मेरे पास पोस्ट एक है और मेरे पास 100 लोगों की एप्लीकेशन आई है, तो अगर आप 100 लोगों की को उस सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजारोगे या वो पूरी प्रक्रिया को अपनाओगे 100 लोगों के लिए, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। उसमें आपको उस काम को करने में पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी चीज़ों की एक तरीके से वेस्टेज हो सकती है। तो अगर एक पोस्ट है तो मैं वो लिमिट कर देता हूँ, कई बार 10 टाइम, कई बार 15 टाइम, 20 टाइम, सो दैट के कॉस्ट भी को भी मिनिमाइज़ किया जा सके और टाइम को भी कम में जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हो सके। तो ये कहलाता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। जिन लोगों को हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये मान लिया कि ये इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सूटेड हैं, अब हम उनका क्या करेंगे, उनका सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट कई टाइप्स के होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उनकी मतलब अलग अलग जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस इंडिविजुअल की वो चेक करते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है वो एक मैकेनिज्म होता है, वो पेपर पर भी हो सकता है और वो क्या कहते हैं वैसी कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है, फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज भी, जिसको हम इंटरव्यू के थ्रू करते हैं। तो इन दोनों तरीके से हम उस टेस्ट को ले सकते हैं। ये इसलिए लिया जाता है कि हम ये मेज़र कर पाएँ, ये जान पाएँ कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिसने कंपनी को अप्लाई किया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट इसलिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन टेस्ट में वो ये हैं। सबसे पहले आया इंटेलिजेंट टेस्ट, जो इंटेलिजेंसी को देखेगा। तो दिस टेस्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन लर्निंग एबिलिटी, उसकी कितनी, उसने क्या सीखा है और वो क्या वो डिसीजन ले पाता है या वो जजमेंट कर पाता है, ये इस टेस्ट के थ्रू हम जानते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है जो ये मेज़र करता है कि उसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट कितना है। अब ये IQ जिसको हम कहते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ज़रूर जानते होंगे। तो हम जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है वो भी यहाँ पर उसका टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जिसके बेस पर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में कैसा है। तो IQ टेस्ट भी किया जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IQ के नाम से जानते हैं। तो हम उसका IQ मेज़र करते हैं यहाँ पर। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट टेस्ट जो लिया जाता है इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब आपको पता ही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस इंडिविजुअल की पोटेंशियल क्या है नई स्किल सीखने की, क्या वो रेडी है, फ्लेक्सिबल है अपने माइंड में, जो उसकी सोच है क्या वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो नई चीज़ों को सीख पाए। इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ये बता पाता है कि उस एक इंडिविजुअल की क्या कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, मतलब कि डेवलप करने की। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो किसी भी डिज़ाइन को, मतलब कि जो हम चाहते हैं उससे, कोई भी फ्रेमवर्क हमने जो तैयार किया है, क्या उस फ्रेमवर्क को, उस डिज़ाइन को वो अप्लाई करा पाएगा, क्या उसको इम्प्लीमेंट करा पाएगा, ये भी हम एप्टीट्यूड के थ्रू चेक करने की कोशिश करते हैं।
तो ये काम होता है हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, यहाँ पर उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। हम ये देखते हैं यहाँ पर कि वो इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसके हिज और हर जो उसके रिएक्शन है वो कैसे हैं, ये चेक किया जाता है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो कितना मैच्योर है। ठीक है, जल्दी तो गुस्सा नहीं आ जाता, जल्दी हार तो नहीं मान लेता, तो मैच्योरिटी देखी जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर नैतिकता कितनी है, उन वैल्यूज सिस्टम को भी हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। 3 टेस्ट अभी तक हमने पढ़ लिए। जो नया टेस्ट आता है वो आता है ट्रेट टेस्ट। तो ये ट्रेट टेस्ट कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट था उस जैसा ही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ उसकी जो स्किल है उस पर्टिकुलर स्किल का टेस्ट लिया जाता है। इंटेलिजेंस में ये देखा जा रहा था कि वो कि जो कई चीज़ें हैं उनसे कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ उसकी जो प्रोफिशिएंसी है वो कितना अच्छा काम करता है। जैसे अब मैं अगर अकाउंट्स या बिजनेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ अकाउंट्स और बिजनेस, उस चीज़ को ट्रेड टेस्ट में चेक किया जाएगा। तो वो उसके प्रोफेशन से संबंधित होता है, वहाँ पर वो ओवरऑल संबंधित था। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है वो उसकी एक्चुअल स्किल का टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम उसकी एक्चुअल स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअल स्किल्स क्या हैं जो एक इंडिविजुअल के पास है। जबकि अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड टेस्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम जो टेस्ट कर रहे थे वो उसकी पोटेंशियल टेस्ट कर रहे थे कि वो कितना एक लर्निंग को सीखने में, इन सब चीज़ों के लिए कितना पोटेंशियली तैयार है। तो वहाँ उसकी पोटेंशियल स्किल को टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, कि वो उन पोटेंशियल क्या है उसमें जो स्किल्स को सीखने की, और यहाँ उसकी एक्चुअल स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। ट्रेड टेस्ट में हम उसकी जो प्रोफेशन है उसके लेवल को चेक करते हैं। तो ये था हमारा ट्रेड टेस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो आता है वो आता है हमारा इंटरव्यू टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हम किस फील्ड में या किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ से हम वो ये देखना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हम कहाँ ज़्यादा मन लगाकर, जैसे कई लोग होते हैं वो, जैसे मैं ही हूँ अब अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ या कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में या जितने भी बच्चे मैं पढ़ाऊँ उनके अंदर बेसिक स्किल डेवलप हों, कि वो बेसिक को समझें। तो जब बेसिक स्किल डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, तो हम बाकी सारे काम, मतलब अकाउंट्स में जितना भी काम होता है वो असल में बेस जो उसका होता है वो हमारे जर्नल और जर्नल के जो रूल्स हैं वो होते हैं। तो जर्नल एंट्री जिसे आ गई वो अकाउंट्स पूरा कर लेगा। तो ये बेसिक है। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि बच्चों में बेसिक को डेवलप किया जाए। तो ये इंटरेस्ट टेस्ट इस तरीके से चेक किए जाते हैं कि पर्टिकुलर प्रोफेशन टेस्ट तो यहाँ से हो गया, वो प्रोफेशनली कितना स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ से पता चल जाएगा, पर उसका इंटरेस्ट कैसा है। कई लोग जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही नहीं जानते आज के समय में। ठीक है, तो वो नॉलेज अपने ट्रेड की नॉलेज उन्हें बहुत अच्छी है, बट वो टेक्नोलॉजी के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर नॉलेज को किस किस तरीके से पूरा कर सकता है, मतलब किस किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होएगा, इसके क्या इंटरेस्ट हैं वो चेक किए जाते हैं। क्या लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, क्या लीडर बनना भी चाहता है नहीं बनना चाहता, तो वो सब इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम चेक करेंगे उस इंडिविजुअल के। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टेस्ट की जब बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू लिया जाएगा, अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जाएगी उस एक इंडिविजुअल से, तो वो कहलाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। टेस्ट हमारे पूरे हो गए, टेस्ट वो ही थे। तो अब मतलब नेक्स्ट पर चलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो तीसरा स्टेप है हमारा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, सिलेक्शन में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के थ्रू एलिमिनेट किया, फिल्टर किया कैंडिडेट को, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू फिल्टर किया। अब हम जो फिल्टर लगा रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का लगा रहे हैं। तो इंटरव्यू इज़ ए फॉर्मल है क्योंकि कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है,
और इन डेप्थ कन्वर्जेशन होती है, आपस में बहुत गहरी बातचीत होती है उस पर्टिकुलर पोस्ट जिसके लिए हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि क्या वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेड है या नहीं है। तो रोल ऑफ इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सीख करता है, इंफॉर्मेशन चाहता है इंटरव्यू की, मतलब कि जो इंटरव्यू दे रहा है कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हैं एम्प्लॉयर है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जानने की कोशिश की जाती है, जानी जाती है कैंडिडेट से कि वो पर्टिकुलर जॉब के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग्स है, कैसे वो काम करेगा। तो वो सब डिटेल इंटरव्यू में हम यहाँ पर लेते हैं। पर आज के मॉडर्न समय में इसका उल्टा भी हो रहा है। जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनके अंदर स्किल अच्छी हैं, आजकल वो जो कैंडिडेट है वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या क्या दे देगी, क्या बेनिफिट्स मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहने से मिलेंगे। तो जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो जाते हैं वो उल्टा काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से उन डिटेल्स को पूछते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे उससे एक्स्ट्रा क्या दोगे जो मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन मुझे दे रही है। तो ये कहलाता है उल्टा काम, जो आज के समय में हो रहा है। और आप देख भी रहे होंगे जो पैकेज मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो लोग अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो उनकी स्किल की कदर करते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, जहाँ पर वो एक दूसरे की, दोनों ही लोग एक दूसरे की नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो चौथे पर आते हैं। चौथा अब हमारा जो है वो रेफरेंस है और बैकग्राउंड चेक है। अब ये देखा जाता है कि अगर उन्होंने इंटरव्यू अच्छी तरह सक्सेसफुली क्लियर कर लिया तो अब देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है और रेफरेंस कहाँ से, मतलब कौन उनके बारे में बता रहा है कि ये इंडिविजुअल जो है वो हर तरीके से ठीक है। ये कहलाता है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, नेम, एड्रेस मांगते हैं, टेलीफोन नंबर मांगते हैं उन रेफरेंसेस का, जिनके थ्रू वो वेरीफाई कर पाएँ कि जो इन्फॉर्मेशन इस कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है वो बिल्कुल ट्रू है और वो एकदम सही है। ठीक है, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाती है एप्लीकेंट से उसके बारे में। अब ये जो ये रेफरेंसेस होती हैं ये कौन होती हैं, ये और एक बार देख ले, लेकिन कौन एक तरीके से उनकी बैकग्राउंड को वेरीफाई करता है। तो वो वेरीफाई करने वाले लोग उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकते हैं, कोई उनके जानने वाला इंसान हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है। तो वो सब क्या एक्ट करते हैं, वो कैसे माने जाते हैं, रेफरेंसेस माने जाते हैं। तो नेक्स्ट काम किया जाता है रेफरेंसेस और बैकग्राउंड। अगर रेफरेंसेस और बैकग्राउंड में उसको वो वेरिफिकेशन मिल जाती है और कि वो सही ढंग से काम करेंगे, इनका कैरेक्टर, मोरालिटी, वैल्यूज सब ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सिलेक्शन डिसीजन। अब हमने सारे टेस्ट लगभग ले लिए, तो अब हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि इन लोगों में से हमारे लिए सबसे अच्छा कौन रहेगा। तो अब ये किस में देखा जाएगा, जिन लोगों ने भी टेस्ट पास किए हैं, इंटरव्यू को पास किया है और रेफरेंसेस चेक को पास किया है, उसमें से अब हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन सा हमारी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सूटेड रहेगा। तो यहाँ पर उतने ही लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट हैं। तो सिलेक्शन उतनों का ही होगा जितनी हमारे यहाँ वेकेंट पोस्ट हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट, जो वेकेंट पोस्ट जो हैं उसके इक्वली जो होती हैं वो सिलेक्शन पोस्ट होती हैं, या कह सकते हैं सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। तो मैनेजर जो है इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैनेजर के पास ही उस टास्क को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसको दिया है। तो मैनेजर का जो डिसीजन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस मामले में, सिलेक्शन के डिसीजन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जब सिलेक्शन हो गया उन लोगों का, तो अब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है। उसके बाद ही उनको जॉब ऑफर दिया जाएगा। जॉब ऑफर का मतलब लेटर दिया जाएगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। बट उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट को पास करना पड़ेगा, मेडिकली फिट घोषित कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए।
जो जिस पोस्ट पर हम उनका सिलेक्शन करना चाहते हैं, हम जो है उस पोस्ट के लिए, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, उनका मेडिकल कराते हैं। आप जानते हो कि जब हम मिलिट्री वगैरह में जाते हैं तो इस यहाँ पर जैसे जो भी सेना से रिलेटेड काम है या पुलिस वगैरह में है, तो आप वहाँ पर देखते हो कि जो वहाँ पर मेडिकल होता है वो सबसे हार्ड होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को टेस्ट करते हैं। जब हम टीचिंग लाइन में जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या हम टीचिंग कर सकते हैं, तो हमारा जो मेडिकल टेस्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट होता है, उतनी ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती। तो ऐसे ही जो जिस ट्रेड से बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, उन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो ये मेडिकल टेस्ट हो गया। अगर वो मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर उनको हम जॉब ऑफर लेटर दे देंगे कि भाई हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, आप अगर मानते हो तो आप इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए। तो जब सिलेक्शन प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जॉब ऑफ़र करना। अब हम उनको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, जिसने वो पास किया है प्रीवियस जितने भी हर्डल्स हैं उनको। जॉब ऑफ़र जो दिया जाता है वो एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या कंफर्मेशन लेटर के थ्रू दिया जाता है, जिसको उसको एक्सेप्ट करना होता है। और इस एक्सेप्टेंस के साथ उनको जो है एक जो वो फॉर्म उनको दिया है उसको भर कर और उसके साथ कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगाकर जो है उसको जो है वापस कहाँ करना होता है, डिपॉजिट कराना होता है। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन ने मांगे हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को वो उस जॉब ऑफ़र के लेटर के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा देंगे। ठीक है, जब जो जमा हो जाएगा तो फिर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस एम्प्लॉयमेंट का कि अब हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब जॉब ऑफ़र को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट के द्वारा, तो पहले कैंडिडेट उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। जब वो उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो कैंडिडेट जब एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफ़र को और वो जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए जब वो जमा करा देता है एम्प्लॉयर के पास, ठीक है, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जॉब जो उसको असाइन की गई है उससे संबंधित हैं। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता है वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना होता है। साथ ही आपका पे पैकेज क्या होगा, पे स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी उसमें लिखा होता है उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में। साथ ही साथ वो सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है जिसमें आप अपने कैरियर को कैसे एडवांस करेंगे, आगे बढ़ने के आपके पास क्या स्कोप है, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट के इक्विवेलेंट लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको अब एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। तो शुरुआत होती है, ये जो ग्राफ अब हम सामने आ रहा है ये स्टाफिंग का आ रहा है। तो हम शुरू से कर रहे हैं स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग में जब हमने देखा था कि सबसे पहले क्या हुआ था, सोर्स ढूंढी थी कि किस किस सोर्स से हम एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एप्लीकेशन कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट का पार्ट था। ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई थी। हमारे पास दो सोर्स हैं, एक इंटरनल सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से है और एक एक्सटर्नल सोर्स जो बाहर से है। इन दोनों के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। जो इस प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ओके पाए जाते हैं, ठीक है, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ओके पाएँ या नहीं पाएँ। तो जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनकी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो पास कर लेते हैं, जो उसको टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिलेक्शन टेस्ट, आपको पता ही है। फिर हम क्या करेंगे, अब सिलेक्शन टेस्ट लेंगे उनका, और अगर वो सिलेक्शन टेस्ट में भी ये देखा जाएगा क्या वो उस सिलेक्शन टेस्ट को पास कर पाए या नहीं कर पाए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो येस हो जाते हैं, मतलब कि वो उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो फिर हम उनको अब नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू।
इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो इंटरव्यू में भी फिर यही बात है, क्या वो उसको पास कर पाए, नहीं कर पाए तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। पास हो गए तो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ उनको। नेक्स्ट क्या था, उनकी रेफरेंसेस और बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा। फिर क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या उस बैकग्राउंड में वो क्लियर हो पाए, नहीं हो पाए तो रिजेक्ट कर रिजेक्ट हो जाती हैं और हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो यस हो जाए, मतलब कि वो उसको क्लियर कर ले रेफरेंस और बैकग्राउंड को, तो फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप पर लेके चलते थे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिलेक्शन का डिसीजन। अब जितने बचे उसमें से सिलेक्ट करो बेस्ट को। बेस्ट में जो पॉजिटिव होते हैं, देखो फिर यहाँ पूछा गया क्या वो डिसीजन पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो गया और एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी उस इंडिविजुअल की। अगर वो यस होता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा उनका। तो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में वो फिट निकलते हैं, अगर फिर क्वेश्चन बनता है कि क्या वो फिट हैं, अगर नहीं है तो रिजेक्ट करो, ठीक है। और अगर वो फिट हैं, यस हो जाए, तो अब उनको आपको क्या देना है, जॉब ऑफर देना है। अगर वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उनको क्या देना है, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसके बाद का एक और स्टेप है स्टाफिंग का, वो मैं यहाँ लिख नहीं पाया। हम बाद में ये असेस करते हैं कि क्या ये जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चल रही है। तो बाद में हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और अगर वो परफॉर्मेंस सही नहीं है तो फिर हम उनको ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू उनमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे। तो वो थर्ड एस्पेक्ट है स्टाफिंग का, जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही था कि सिलेक्शन कैसे होता है, ये उसकी पूरी प्रोसेस थी। तो आपने इस वीडियो के थ्रू ये जाना कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जान गए कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है और कैसे कैसे हम काम करते हैं। तो ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई थी। मेरा नाम प्रदीप खोकर है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ थर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।